नमस्कार दोस्तों। आज हम चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र के बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.1। इसमें लिखा हुआ कि किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्यों की वैल्यू दे रखी है आपको 1 कूलाम, साथ में धन आवेशित कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तभी धन आवेशित होगा। इससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, तो अपने पास आवेश के क्वांटीकरण से फॉर्मूला आता है Q बराबर NE, जहाँ पर E का मान हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q बराबर हमें 1 कूलाम दे रखा है, N की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन, तो वो N की वैल्यू है। इस फॉर्मूले से N की वैल्यू निकालेंगे तो Q/E हो जाएगा, यहाँ पर बटा में आ जाएगा E, तो अपने पास ये फॉर्मूला बन गया है। तो N बराबर यहाँ आ गया अपने पास 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये का मान यहाँ पर रख दिया है। इसको सोल्व करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि N इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है N, इसलिए यहाँ पीछे हमने इलेक्ट्रॉन लगा दिया है। क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। वस्तु को अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑब्वियसली है कि वो नेगेटिव या ऋणावेशित होगी। आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमें द्रव्यमान दे रखा है, तो यहाँ पर इतना द्रव्यमान कितना 9.1 नैनोग्राम, तो इस द्रव्यमान में वृद्धि जो है, वृद्धि या कमी जो भी आएगी उसको हमने डेल्टा एम से लिख दिया है। द्रव्यमान में परिवर्तन तो कितनी हुई 9.1 नैनोग्राम, इसलिए 10⁻⁻9 ग्राम हमने इसको कर दिया है। 10⁻9 ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9.1 इंटू 10⁻12 किलोग्राम ये हो गया अपने पास। अब हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो यहाँ पर अगर डेल्टा एम का मान हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाले, डेल्टा एम मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन, तो कितना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें यहाँ से ये संख्या चाहिए सबसे पहले, तो एन का मान निकालने के लिए इस एम ई का भाग इसके लगा देंगे। तो जैसे हमने भाग लगाया, मान रख दिया, तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए हैं। तो अपने पास सबसे पहला मान आ गया कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। समझ में आइए। अब दूसरा पूछा है कि आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करो। तो आवेश का मान ज्ञात करने के लिए हम Q बराबर N ही लगाते हैं। N का मान हमें प्राप्त हो चुका है, E का मान हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये रख दिया तो Q का मान आ गया 1.6 कूलाम। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन आवेशित किया गया है, द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, इसलिए क्योंकि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए गए तो वस्तु का आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना एग्जाम्पल 1.3। एक कप जल, इसको लगभग हम 250 ग्राम मान लेते हैं, में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं। अब इसमें जितने धन आवेश हैं उतने ऋण आवेश हैं, तो हमें या तो धन आवेश या ऋण आवेश किसी भी एक आवेश की मात्रा ज्ञात कर लेनी है। तो हमें यहाँ पर जो पदार्थ दिया गया है, जो जल दिया गया है, उसका द्रव्यमान 250 ग्राम है। तो ये जो है ये हमें उसकी क्वांटिटी दी गई है। अब हम जल, जिसको हम H2O है, H2O का अणुभार जो होता है वो कितना होता है 18। कैसे हुआ, आप जैसे 2 तो हाइड्रोजन का और 16 किसके, ऑक्सीजन के, तो टोटल कितना हो गया 18 इसका अणुभार हो गया। अब हम ये जानते हैं कि एक कप जल में अणुओं की संख्या, इसका मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, भार बटा अणुभार इंटू अवोगाद्रो संख्या। इसी तरह से हम निकालते हैं, ये हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर नहीं मालूम तो आप इसको फॉर्मूले को ध्यान रखो। किसी भी पदार्थ में अणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है ये भार बटा अणुभार इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो भार हमें 250 ग्राम दिया हुआ है, अणुभार जो हम निकालते हैं वो भी ग्राम में होता है, इसलिए हमें यहाँ पर ग्राम में रखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। हम यहाँ पर किलोग्राम नहीं करेंगे इसको। इंटू अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब इस वैल्यू को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे हम, इसको ऐसा रहने दें।
अब यहाँ H2O की बात करें तो H2 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 और 8 कितने हो गए 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होंगे। तो किसी भी एक मात्रा ले लेते हैं, या तो धनावेश या ऋणावेश की। तो क्यों बराबर क्या होता है Ne, लेकिन E कितने टोटल 10, तो हमने 10 E लिया, मतलब 10 E लिया है। N वही क्यों बराबर Ne वाला फॉर्मूला ही है, तो N की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये यहाँ से आता है, ये 10 और ये A की वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास Q का मान ये आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में, इस एग्जाम्पल में आपको ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, इसी से आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.4। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी 5.3 × 10⁻11 मीटर है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। इनके मध्य इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य हमें विद्युत आकर्षण बल मतलब कूलॉम बल की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल के साथ तुलना करनी है हमें, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमें वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं। अब सबसे पहले हम कूलॉम बल की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो आकर्षण बल क्योंकि अलग अलग हैं, विपरीत आवेश है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसलिए Fe इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ E इलेक्ट्रिक फोर्स लिया है, तो हमारे पास ये K की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन R², इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होती हैं। इसका और इसकी वैल्यू सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर रख दी, और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो हमने यहाँ पर रख दी है। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आता है 8.2 × 10⁻⁸ न्यूटन। ठीक है, अब ये तो गया विद्युत बल का मान। अब हम इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, F ग्रेविटेशनल फोर्स F ऑफ G। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है अपने पास G_ME_MP, मतलब M1 M2 जो हम लेते थे वहाँ पर अपॉन R²। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या प्रोटॉन का द्रव्यमान, यहाँ पर G की वैल्यू हमें दी गई है, वो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 6.67 × 10⁻11। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये हो गया और प्रोटॉन का द्रव्यमान ये हो गया, बटा ये दूरी, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया है। जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकालने पर हमें मिलती हैं 3.6 × 10⁻47 न्यूटन। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है इस बल की, उनके विद्युत बल का परिकलन करना है और इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए हम Fe में Fg का भाग लगा देते हैं। तो जब हम Fe में Fg का भाग लगाएंगे तो आप देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा Fe/Fg इक्वल टू, वैल्यू रख देंगे 2.27 × 10⁻39। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, ये निष्कर्ष निकला कि विद्युत बल जो है, अगर इस Fe को हम इधर ही रखें और Fg को इधर भेज दें तो क्या पता लगेगा हमें कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 2.27 × 10⁻39 गुना है। मतलब विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता लग जाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 1.5। इसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है समान आवेश वाले दो धन आयन परस्पर, दो धन आयन है, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, दोनों समान आवेश हैं, परस्पर 3.7 × 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। समान है इसलिए प्रतिकर्षण होगा, जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। धन आयन है कि इसलिए इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तभी धन आयन हुआ। तो हमें उन इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें आवेश का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस करते हैं हम कूलॉम बल की सहायता से। माना प्रत्येक आयन पर धनावेश की मात्रा क्यों कूलॉम है। अब यहाँ R 5 एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻10 मीटर, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², ये K की वैल्यू है। यहाँ पर Q1 और Q2 समान है इसलिए हम दोनों को मिलाकर Q मान लिया है। तो Q1 और Q2 की जगह जब Q रखेंगे तो ये Q² हो जाएगा अपॉन R² अपने पास है ही सही। अब हमें F बल की वैल्यू दी गई है और जो भी वैल्यूज हैं अपने पास वो वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। जैसे हम वो वैल्यूज पुट करेंगे अपने पास ये तो बल की वैल्यू हो गई 3.7 × 10⁻9, ये K की वैल्यू 9 × 10⁻9, यहाँ सॉरी 3.7 × 10⁻−9 है, और ये Q², इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और ये R की वैल्यू है। इसको सबको उधर भेजकर Q² बराबर हम वैल्यू निकाल लेंगे और Q निकालने के लिए उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो 25 का तो 5 आ गया और 9 का 3, 3.7 का हम निकाल सकते हैं वर्गमूल विधि से।
और यहाँ 10⁻⁻18 इसलिए यहाँ पर 19 आ गया। इसको सोल्व करने पर हमें क्यू की वैल्यू मिल गई है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये किसकी वैल्यू आई? क्यू की वैल्यू। अब हम आवेश के क्वांटीकरण से फॉर्मूला जानते हैं कि क्यू बराबर एन ही होता है। तो क्यू की वैल्यू है अपने पास, एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ई। जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो अपने पास कितनी आ गई वैल्यू? 2। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.6। देखिए, निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। एफ की वैल्यू निर्वात में, वैक्यूम में, यदि 1 mm मोटाई, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 mm मोटाई तथा 6 पराविद्युतांक की ये 6 पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर की वैल्यू, आपेक्षिक विद्युतशीलता की वैल्यू, कि एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, तब बल का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने माध्यम में कूलाम बल से एक फॉर्मूला प्राप्त किया था, जहाँ पर क्या था? एफ एम बराबर एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ वी लिख दो या एफ लिख दो, ये वैक्यूम में है। अब इसकी वैल्यू अपने पास 18 न्यूटन है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 6 है, तो एफ एम बराबर 18/6 बराबर 3 न्यूटन हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1 mm मोटाई, इस मोटाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट पराविद्युतांक का मान दिया हुआ है। इसलिए इस मोटाई से आप कंफ्यूज नहीं हो, इसका आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अपना अगला एग्जाम्पल देखिए। एक बिंदु आवेश Q1 जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलाम, इसकी पोजीशन जो 2 1 पर स्थित है, और एक दूसरा Q2 है -5 माइक्रोकूलाम जो -2 4 पर स्थित है। तो हमें पता करना है कि Q2 द्वारा Q1, क्या पता करना है? Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल हमें ज्ञात करना है। हम 1.7 को सोल्व करते हैं। हमें दिया गया था कि 2 आवेश Q1 और Q2 अलग अलग स्थिति पर स्थित है, तो उसका स्थिति सदिश हम यहाँ से बनाते हैं। ये मूल बिंदु है, ये x और ये y। एक आवेश Q1 यहाँ पर स्थित मान लेते हैं, ये 2 और ये 1। कहाँ पर? 2 1 पर। ठीक है, ये बिंदु A है, इस बिंदु को हम A बिंदु नाम दे देते हैं। दूसरा जो स्थित है वो -2 4 पर स्थित है, तो ये -2 और 4 यहाँ पर मान लेते हैं। ये बिंदु B, आवेश Q2 यहाँ पर स्थित है, जिसका स्थिति सदिश क्या मिल जाएगा हमें? -2 4। ठीक, यहाँ से ये दोनों के बीच की दूरी हो गई। क्लियर? अब यहाँ से इसका स्थिति सदिश हम देखें तो ये OA, और इसका स्थिति सदिश हो जाएगा अपने OB। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है कि Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। तो ये Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाए? F वेक्टर 2 पर 1 द्वारा। ठीक है, अब ये स्थिति सदिश इस दिशा में है, ये इस दिशा में है, और ये इस दिशा में हो गया है। यहाँ से हम AB वेक्टर सबसे पहले OB वेक्टर निकालते हैं, या OA वेक्टर, दोनों स्थिति सदिश निकालते हैं। OA वेक्टर का मान हो जाएगा 2i प्लस j। OB वेक्टर का मान यहाँ पर हो जाएगा अपने पास -2i प्लस 4j। तो यहाँ से अगर AB वेक्टर आपको निकालना है तो ये क्या बन जाएगा? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, वैल्यू रखने पर OB माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस 2i प्लस j। AB वेक्टर की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से -4i प्लस 3j। ठीक है, ये हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई है। अब हम यहाँ पर F21 निकालते हैं, F वेक्टर 21, जिसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R², और ये R हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, जो इसकी दिशा हो जाएगी। तो F वेक्टर 21 बराबर, यहाँ पर वही 21 ले लेते हैं, ये भी अपने पास 21 आ जाएगा, लेकिन यहाँ परिमाण का स्क्वायर लेते हैं हम। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 9 × 10⁹। Q1 की जो वैल्यू है
वो है 2 इंटू 10⁻⁻6 तो माइक्रोकुलम है, और इसकी है 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R2 जो है, अब यहाँ पर 2 1 है तो ये भी 2 1 लेने पड़ेगा। अब हमने कूलॉम नियम के सदिश निरूपण से देखा था कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा है से 2 1 के। तो F21 वेक्टर बराबर अपने पास, इनको सोल्व कर लेंगे तो 90 2 इंटू 5 10 10 इंटू 9 90 इंटू 10⁻, ये मल्टीप्लाई में तो -12 प्लस 9 तो माइनस का 3 बच गया यहाँ पर, ठीक है। अपॉन इसको सोल्व करते हैं, ये R21 की वैल्यू सोल्व करने पर हमें ये प्राप्त हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -4i³ प्लस 3j³ इसका स्क्वायर। अब हम जानते हैं यहाँ पर 2 1 कैप है, हम क्या जानते हैं कि R वेक्टर बराबर R का मापांक और इसकी कैप दिशा। तो अगर R कैप की वैल्यू निकाले तो R वेक्टर अपॉन मापांक को पार आएगा। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें इसकी जगह तो हमें क्या मिल जाएगा, R वेक्टर 2 1 बराबर 90 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन -4i³ प्लस 3j³ का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू R वेक्टर अपन मापांकों पार। तो मापांकों पार रखने की वजह से यह तो हो जाएगा क्यों, और R वेक्टर की वैल्यू कितनी है, R वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4i³ माइनस 3j³, वही वैल्यू है, ये का ये पार्ट है सारा, बस इसको कैप के रूप में हमने लिख दिया है। तो क्यूब हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम क्यूब की, ये तो 90 इंटू 10⁻⁻3 हैं। अभी 4 ये परिमाण है तो परिमाण कैसे निकालते हैं हम, इस तरह से 4 का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 बराबर 5, और यहाँ पर 5 का क्या मिल जाएगा हमें क्यूब, और ये हो गया यहाँ पर इसकी दिशा -3j³। हमने इसका जो माइनस है वो यहाँ पर आगे ले लिया है, यहाँ पर ले लेते हैं हम इसके माइनस को आगे, और माइनस कॉमन लेके हमने इसको इधर लिख दिया है। तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 125, ये माइनस यहाँ चल रहा है, 4i³ माइनस 3j³ हो जाएगा। तो F21 वेक्टर की वैल्यू इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा अपने पास 7.2 इंटू 10⁻⁴ 4i³ माइनस 3j³ और ये न्यूटन, ये दिशा हो गई इसकी और ये इसका परिमाण है, ठीक है।